हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का भूगोल। और भूगोल में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कौन से अध्याय में कितने नंबर का पूछा जाना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आना है और कितने नंबर की ओटी आनी है। दोस्तों, इससे पहले हम इतिहास के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, इतिहास के सभी पार्ट पार्ट को हम क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अब हम भूगोल की करने जा रहे हैं। अगर आपने इतिहास वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे हम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इतिहास का पहला पार्ट, जिसका है भारत आकार और स्थिति, जो 6 नंबर में आना है। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो टोटल 6 नंबर में आना। और पिछली बार किस तरीके से पूछा गया था, तो दो नंबर के दो क्वेश्चन पूछे गए थे और एक एक नंबर के दो पूछे गए थे। ठीक है, यानी कि ओटी आपकी 2 नंबर की पूछी गई थी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और दोस्तों, अगर मैं बता दूं तो परीक्षा अध्ययन में मैं आपको बता रहा हूँ, शिवलाल परीक्षा अध्ययन में से मैं आपको बता रहा हूँ। आपके अगर पास परीक्षा अध्ययन है तो आप उसमें चिल्ल लगाते जाइए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर की अगर बात करूँ मैं, तो देखिए पिछली बार 23 में पूछा गया था, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और 23 में वाला पूछा गया था। देखिए ध्यान से। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद करना है। सबसे पहले उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। तो भारत से टोटल 6 बड़े देश हैं: रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। अब आता है, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस तरीके से हैं। पश्चिम से पूरब की ओर राज्य है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, अब आगे आता है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से चीन को छोड़कर बाकी सभी हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, जेबी वाला पूछ लेता है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य। तो सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कि अगर कहें तो ऐसे राज्य जो किसी भी देश की सीमा को नहीं छूते और न समुद्र की सीमा को साझा करते। तो उनमें से मध्य प्रदेश आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, छत्तीसगढ़, हरियाणा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो देखिए इनके नाम है, इनमें से देखिए भारत के 3 और विस्तृत जल राशियों के नाम: पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत को एक महाद्वीप उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो उपमहाद्वीप से आशय एक विस्तृत भौगोलिक इकाई से है जो शेष महाद्वीपों से प्राकृतिक सीमाओं द्वारा स्पष्ट भिन्न दिखाई पड़ती है। भारतीय उपमहाद्वीप एशिया में स्थित होते हुए भी एक अलग भौगोलिक इकाई दिखाई देती है। इस महाद्वीप में एशिया के देशों से भिन्न एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है। इस महाद्वीप में कई राष्ट्र सम्मिलित हैं। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेना, इसको पर्याप्त है। ओके, अब इसमें से कुछ चीज़ें जो मैप के लिए आती हैं, जैसे कि कर्क रेखा। तो कर्क रेखा अपन को पता है भारत के मध्य से गुजरती है, ये वाली। ठीक है, एक और नेक्स्ट पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी। तो अभी हमने बताया जी, बंगाल की खाड़ी भारत के पूरब में स्थित है। और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल खाड़ी में ही उपस्थित होता है, देखिए जो इधर है। ठीक है, अब आता है अरब सागर। तो भारत के पश्चिम में स्थित है, देखिए जो इधर है। अगर आपसे हिंद महासागर पूछ लिया जाए तो ये हिंद महासागर है। ठीक है, अगर हमारा लक्षद्वीप पूछ लिया जाए तो यहाँ हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये कुछ मैप में पूछी जाती हैं जो आप याद कर लेना। अब अगला अध्याय आता है हमारा भारत का भौगोलिक स्वरूप। और इसमें से 4 नंबर का आना है और टोटल 4 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाना है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है, तो इसमें से आपको ओटी वगैरह कुछ भी याद नहीं करनी है, डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखना है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है बांगर और खादर में अंतर। देखिए बांगर और खादर, बार पुराने जलोढ़ अपसादों के निक्षेप से निर्मित उच्च भू आकार को बांगर कहते हैं और बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले भाग को खादर कहते हैं। नंबर 2 है, ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँच पाता है और यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। नंबर 3, बांगर के क्षेत्र में चूना युक्त कंकड़ों की बहुलता है, जिसमें आर्द्रता कम होती है अतः कम उपजाऊ होती है। और जे वाली खादर में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और नंबर 4 है, इसका विस्तार पंजाब व उत्तर प्रदेश में अधिक पाया जाता है और इसका विस्तार उत्तर पूर्वी बिहार, झारखंड व पश्चिम बंगाल में अधिक पाया जाता है। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। तो देखिए दक्षिण के पठार के पूर्वी सिरे पर स्थित पूर्वी घाट कहलाते हैं और दक्षिण के पठार के पश्चिमी सिरे पर स्थित पश्चिमी घाट कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं पूर्वी घाट की, तो देखिए पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, इनकी ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है।
ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियाँ बहती हैं और इसमें अनेक छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं। ठीक है। अब ये आ जाएगा, इनमें वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती है, अनेक प्रकार की वनस्पति से ढके हैं। ठीक है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं और पश्चिम घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुड़ी और डोडा बेट्टा। अगर मैं बात करूं तो जैसे महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक ये पश्चिमी घाट में आते हैं और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा ये पूर्वी घाट में आते हैं। तो आप इनके राज्यों के भी नाम मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, जे आता है आपका मालवा का पठार और दक्कन का पठार। ये आपके सामने आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार में अंतर बताइए। तो जी इसके देखिए 4 अंतर दे रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, और अगर आपके पास परीक्षा देने तो उसमें आप चिल्ला लगा लीजिए। ठीक है। चलिए आगे देखें। यहाँ दोस्तों आपसे कुछ जे पूछे जाते हैं, जैसे जैसे जो मैप में पूछे जाते हैं कुछ चीज़ें। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कंचनजंगा जो आपके सिक्किम के आसपास पड़ती है, नंगा पर्वत, अनाईमुड़ी जो आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मैं आपको मैप में बता देता हूँ सारी चीज़ें। देखिए ध्यान से, इस मैप को आप अच्छे से पढ़ लेना। जैसे कंचनजंगा पूछा तो देखिए जिस सिक्किम में, हमारा सिक्किम में ये स्थित है। ठीक है। अब नेक्स्ट में आपसे पूछा गया अनाईमुड़ी। तो देखिए अनाईमुड़ी जो आपको लिखा दिख रहा होगा, ये लिखा है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये दिख रहा है अनाईमुड़ी। फिर आता है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कावेरी नदी है आपका, जो कोरोमंडल तट है। ठीक है। जो लक्षद्वीप है, जो कन्याकुमारी है। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। जो पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी घाट देखिए ध्यान से, और ये हमारा पूर्वी घाट है। इधर जो कृष्णा नदी बहती है, ये सतपुड़ा पर्वत है, ये मालवा का पठार है, यहाँ से नर्मदा नदी बहती है। और यहीं अगर बात करूँ तो इसके जस्ट दक्षिण से ताप्ती नदी बहती है, अगर पूछ लिया जाए तो। ये हमारा थार का मरुस्थल है, ये अरावली पर्वतमाला है, और ये गंगा नदी है, और ये यमुना नदी है। ठीक है। गंगा नदी में यमुना नदी आकर मिल जाती है। इधर नेपाल है, ये कंचनजंगा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा मुझे जूम करना पड़ा। ये छोटा नागपुर का पठार है, ये बांग्लादेश है, ये नागा पर्वत है। ठीक है। नागा पर्वत नागालैंड में पाया जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये बंगाल की खाड़ी। और यहाँ है हमारी चिल्का झील, जो पूछी जाती है अक्सर। ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद कर लोगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है अपवाय। अपवाय जो 3 नंबर में पूछा जाना है, उसमें से टोटल 3 नंबर की ओटी पूछी जानी, क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। तो मैं ओटी आपको बताते चल रहा हूँ। अपवाय तंत्र शब्द से आशा किसी क्षेत्र को, वायु तंत्र से, जल तंत्र से, नदी तंत्र से, आप तो इसमें आंसर आ जाएगा नदी तंत्र से। अगला है, देखिए ध्यान से, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी गिरती है। बाकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे गंगा नदी, महानदी, ब्रह्मपुत्र, ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा, क्योंकि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो सतपुड़ा से है, सॉरी अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसमें से आपका आंसर आ जाएगा, क्या कहते हैं, जो तापी नदी। क्या आ जाएगी? तापी नदी। ठीक। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है। बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बूलर झील मध्य प्रदेश के, सॉरी बूलर झील आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल पाली झील, लवणीय मतलब क्या होता है? खारे पानी की झील। तो साबर झील जो राजस्थान में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में किन नदियों का संगम है? तो गंगा यमुना का संगम है, अपन को पता है। इलाहाबाद जिसको वर्तमान में अपन प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और ये 2023 में पूछा भी गया है। ठीक है। खालिस्तान है, खालिस्तान प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां खालिस्तान से निकलती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती है, क्योंकि पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज़्यादा है, पूर्वी घाट की कम है। तो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्वी घाट की ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। सुंदरबन डेल्टा का नाम वहाँ पाए जाने वाले खालिस्तान से लिया गया। तो सुंदरी जो पादप हैं, पादप बोले तो सुंदरबन है, उनसे लिया गया। गोदावरी सबसे बड़ी खालिस्तान नदी है, प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है। नर्मदा नदी जहाँ तीव्र ढाल से गिरती है, वहाँ खालिस्तान का निर्माण करती है। तो किसका करती है? धुआंधार प्रपात का करती है। ठीक है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी से निकलती है। तो अपन को पता है गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, जो उत्तराखंड से। आगे, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है तो चिल्का, सॉरी सामर झील है। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक। ये हमारे सतह सतह दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लीजिए अच्छे से। और इधर दे रखे हैं कुछ, इनको आप पढ़ लोगे। ठीक है। और इनके सारे के आंसर भी आपके दे रखे हैं। ठीक है। ये 2022 में पूछा गया था, ये जोड़ी है। तो देखिए इसमें से एक पूछा गया कि महानदी का उद्गम कहाँ है? तो महानदी का उद्गम आपका
उधर से छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होता है। 5 का देखिए ध्यान से, 5 का खा यानी कि छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक। और ये सारे आप पढ़ लोगे इनको तरीके से, ये आपके एक वाक्य में उत्तर है। क्वेश्चन इसमें से पढ़ना नहीं है, फिर भी आपको एक करना है, छोटे छोटे जो एक नंबर वाले क्वेश्चन है, लगभग जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है वो पढ़ लेना, क्योंकि कभी कभी इनको भी 1 नंबर पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन आप पढ़ लोगे। जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, देखिए ध्यान से, कि गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखिए, सिंधु की 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए, नमामि देवी नर्मदे क्या है, नमामि गंगे परियोजना क्या है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। बस और इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला अध्याय आता है हमारा जलवायु। जलवायु में टोटल 4 नंबर का पूछा जाना है, इसमें से 1 नंबर के 2 आएंगे और 2 नंबर का 1 आएगा। तो एक एक नंबर के जो 2 आना है वो आप अच्छे से पढ़ लेना, मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इनको पढ़ लो ना, पढ़ लोगे आप अच्छे से। और यहाँ आपके सबके आंसर दे रखे हैं, जो आपके खालिस्तान है सभी, और खालिस्तान के यहाँ आंसर दे रखे हैं, देखिए ध्यान से, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे सतसत। तो सतसत देखिए ध्यान से, जे दे रखे हैं सारे। जी इसमें पूछा गया 23 में, लू शीतलहर में चलने वाली गर्म हवाएं, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि लू ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए ध्यान से, ये जोड़ी दे रखी है और ये आपकी एक शब्द में उत्तर है। जो पूछा गया था शीतलहर क्या है, तो जब ठंडी हवाएं तेज चलने लगती हैं तो शीतलहर कहलाती हैं, यानी कि सर्दियों में जो ठंडी हवाएं चलती हैं, ठीक है। इसमें से 2 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो देखिए ध्यान से, जैसे कि व्यापारिक पवनें किन्हें कहते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध की और दोनों ही गोलार्धों के उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से निरंतर बहने वाली पवनों को व्यापारिक पवनें कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, तो पर्वतीय वायु प्रमुख ढाल क्षेत्र जहाँ वर्षा नहीं हो पाती है वह क्षेत्र शुष्क रह जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र की श्रेणी में आता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम्र वर्षा क्या है, यह किन राज्यों में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 में पूछा गया। तो ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे प्रायः इसे आम वर्षा भी कहा जाता है, ठीक है। भारत में किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है और क्यों, तो राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि रेत ऊष्मा को बहुत जल्दी अवशोषित करती है और छोड़ती है। इस कारण मरुस्थल में दिन का तापमान अधिक, रात का तापमान बहुत कम होता है। क्या होता है कि रात में देखिए जैसी धूप पड़ती है तो ये धूल है, यहाँ की जो धूल है वो जल्दी से गर्म हो जाती है, रेत होती है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जो बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। तो क्या होता है कि दिन का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और रात का तापमान बहुत कम हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है, तो मालाबार पश्चिमी तट पर स्थित है, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। एक और क्वेश्चन है जो 23 में पूछा गया, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ये आपको आंसर दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काल वैसाखी क्या है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के आप आंसर दे सकते हो उसका, ठीक है। एक क्वेश्चन ये 23 में पूछा गया है कि मानसूनी वर्षा की विशेषताएं लिखिए कोई दो। देखिए 23 में पूछा गया है, तो यहाँ 2 विशेषताएं, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। आपको 2 कारक लिखना है क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाना है। तो पहला स्थिति, इसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और दूसरा है समुद्र से दूरी, तीसरा है भूरचना, चौथा है जल तथा थल का वितरण। तो आप इनमें से कोई भी 2 याद कर लीजिए, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला पार्ट है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। इसमें से आपके 4 नंबर का पूछा जाना है, इसमें से 2 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाने। ओटी आपकी नहीं आनी है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके 2 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति से क्या आशा है, तो प्राकृतिक रूप से मानव के हस्तक्षेप के बिना उगने वाले पेड़ पौधों को प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन किसे कहते हैं, तो उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधों तथा झाड़ियों द्वारा आरक्षित होते हैं। प्राकृतिक आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, मैग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। तो ये आपके वनों के प्रकार हैं। आगे क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र से क्या आशा है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। पर पर्वतीय वनों में कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो ये जानवरों के नाम है, आप कोई भी 8-10 नाम याद कर लेना, और ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 2 औषधीय पौधों के नाम लिखिए। तो इनमें से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, जैसे कि तुलसी हो गया, नीम हो गया, अर्जुन हो गया, है ना। और 1 2 और नाम है वो आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। किताब में दिए होंगे तो आप 2 4 के याद कर लेना।
भारत के 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट जिसका पूरा नाम है, उत्तराखंड में। शिवपुरी में आपका माधव नेशनल पार्क है, बांधव नेशनल पार्क है ना, और कान्हा नेशनल पार्क है, ये सब मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो आप कोई भी याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जगत और जीव जंतु जगत में अंतर, कोई 2 अंतर लिखिए। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। और अगला क्वेश्चन है सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर लिखिए। कोई 2 अंतर पूछे जाएंगे आपसे, 23 में पूछा भी गया है, तो आप इनके 2 अंतर याद कर लोगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंग्रोव वन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए 23 में पूछा गया, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना। मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर लोगे। और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है प्रवासी पक्षी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लोगे, जो है आपके सामने आंसर है। अब अगला पार्ट आता है जनसंख्या। और जनसंख्या में अगर बात करें अभी की, तो अभी इसमें से 4 नंबर का आना है। और पिछली बार की बात करें तो इसमें से एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए एक एक नंबर के इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आप इसकी ओटी अच्छे से पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जो सारे इंपॉर्टेंट वो दिए हैं, इनके आप आंसर देख लेना, ठीक है। जो आपके खालिस्तान के आंसर दे रखे हैं, और जो आपके हैं सत देखिए 23 में दोनों पूछे गए। और जो आपके आते हैं जोड़ी, और ये आपके एक वाक्य में उत्तर है, ठीक है। ये आपका आंसर 23 में पूछा भी गया है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आपके सारे क्वेश्चन हैं, देखिए ध्यान से। पहले जनगणना से क्या आशय है, जनगणना की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या आशय है, किन 2 देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। अगला है जी क्वेश्चन है क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। तो आप इसमें से आप अच्छे से याद कर सकते हो। एक क्वेश्चन ये है कि जनसंख्या घनत्व क्या है, इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये आंसर दे रखा है, जिस सूत्र है इसका ज्ञात करने का, तो आप इसको याद कर लेना, ओके। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि की समस्या लिखिए। तो जनसंख्या वृद्धि की समस्या, जनसंख्या के कारण क्या क्या समस्या होती है, तो देखिए जी आपके आंसर दे रखे हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा भूगोल खत्म होता है, और भूगोल के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं जो पूछे जाने हैं। आगे वाले जो भी आपका राजनीति और अर्थशास्त्र बचा है, वो हम एक ही वीडियो में लगभग कवर कर देंगे, क्योंकि छोटा छोटा है, तो आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे। और हाँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिए और बढ़िया से पढ़ लीजिए। आपके पास जो सीरीज है उसमें चिल लगा लीजिए, उसमें से पढ़ लीजिए आप, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ, और अगर आपने इतिहास की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।